स्टूडेंट्स, दिस इज द वीडियो नंबर 4 ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके बेटा जी, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसी ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू आरएल सीरीज सर्किट। ओके बेटा जी, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका इंडक्टेंस है, ये आर है, ये आपका एल है, ठीक है ना। इनको हमने लगा दिया है सीरीज में, और आपके पास जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपने ई लगाया हुआ है यहाँ पर, और जो करंट इसमें फ्लो कर रही है वो करंट आपको दी गई है, टाइम वेरिंग करंट है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये करंट इसमें भी फ्लो करेगी और इसमें भी फ्लो करेगी, दोनों में करंट सेम होगी क्योंकि आर और एल आपका सीरीज में है, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर आपका जो आर है, ठीक है ना, अगर हम बात करें आर की, तो आर में जो है, आर के जो अक्रॉस जो वोल्टेज यहाँ डेवलप होगा, उस वोल्टेज, वो भी वोल्टेज आपका टाइम वेरिंग होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वी आर आएगा, वो भी क्या है, टाइम का फंक्शन होगा। तो आपको जो जो वी आर होगा उसका जो फेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो निकलेगा, उसका जो फेज होगा वो फेज जो है करंट के फेज के बराबर होगा। मतलब इसमें भी जो फेज बनेगा वो साइन ओमेगा टी का ही बनेगा, मतलब इसमें ओमेगा टी ही फेज है, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस है वो करंट के फेज को और वोल्टेज के फेज को सेम रखता है। तो ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेंगे। इसके बाद जब ये करंट इसमें पास आउट होगी तो करंट क्या जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो आपको पता है कि इंडक्टर जो है करंट को लेग कराता है, मतलब इंडक्टर में जो है आपका वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है, ठीक है ना। तो अगर करंट आपकी आई नॉट साइन ओमेगा टी इसके अंदर गई, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा वी एल, वो क्या करेगा, वो पाई बाई 2 से लीड करेगा वोल्टेज। तो यहाँ पर जो आप लिखोगे इक्वेशन, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखोगे। अगर वोल्टेज का इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा, क्योंकि आपका जो इंडक्टर है वो करंट वोल्टेज को पाई बाई 2 से क्या कराता है, लीड कराता है, ठीक है बेटा जी। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमें निकालना क्या, करंट तो आपको दिया गया है, आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया गया है, तो आपको निकालना है कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना होगा, उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है, अगर हम केसीएल या केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, तो ये जो आपका ई होगा, ई इज इक्वल टू कितना होगा, जो नेट आपका वोल्टेज होगा कितना होगा, वो होगा वी आर प्लस वी एल होगा बेटा, ठीक है ना। तो जो आपका वी आर होगा वो कितना होगा, कितनी करंट जा रही है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और क्या रेजिस्टेंस आपका आर है, ठीक है ना। तो वी आर क्या होगा, आई नॉट इंटू आर होगा, और साइन ओमेगा टी होगा, क्या होगा, आई नॉट इंटू आर साइन। मैं इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ बेटा जी, देखना आप लोग। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, ये तो आपका इक्वेशन हो गया, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, और हमें ई निकालना है क्योंकि आपको आई दिया गया है। तो जो आपका वी आर आएगा वो कितना आएगा बेटा जी, वो आएगा आई नॉट आर साइन वॉट ओमेगा टी, ठीक है ना। आई नॉट आर कर दिया आपने, आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको वोल्टेज मिल गया, और जो फेज होगा ना वोल्टेज का, वो ओमेगा टी ही होगा जो करंट का फेज है। तो ये निकाल लिया आपने। अच्छा बेटा जी, अब बताओ वी एल कितना होगा। तो जो आपका वी एल होगा वो कितना होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडक्टर के केस में जो रिएक्टेंस होता है वो होता है एक्स एल होता है। तो क्या होगा, आई नॉट एक्स एल। जब फेज लिखोगे तो आपको पता है कि इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो करंट से जो है पाई बाई 2 लीड करता है। तो आई नॉट इंटू एक्स एल, आई नॉट इंटू रिएक्टेंस इंटू क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये जो आपने लिखा हुआ है, ये जो वोल्टेज है वो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है। देखो जो करंट कितना जा रही है इंडक्टर में, आई नॉट साइन ओमेगा टी जा रही है। तो जो यहाँ वोल्टेज डेवलप हुआ वो पाई बाई 2 से लीड कर गया, तो आपने वी आर को भी लिख लिया और आपने वी एल को भी लिख लिया, ठीक है बेटा जी। तो अब आपका जो ई होगा, जो ई आपका होगा वो कितना होगा, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, है ना बेटा जी, अब प्लस आई नॉट एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस वॉट पाई बाई 2। ये आपका वोल्टेज आ गया जो आपको निकालना था, क्योंकि आर एल सर्किट में करंट जा रही आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आर एल सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज कितना होगा,
पूरा का पूरा वोल्टेज जो ई निकाल रहे हैं, और ई इन दोनों की ही क्रॉस है ना, पूरा का यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज, वो ई है, कितना होगा आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है बेटा जी। लेकिन हमें इस वोल्टेज को इस करंट से कंपेयर करना है, तो जो वोल्टेज का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, मतलब E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी समथिंग के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको हमें सम करना होगा, इसको हमें सॉल्व करना होगा। देखो ये भी क्या आपका है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन दिखाई दे पड़ रहा है, आई नॉट आर, जैसे हमने बताया था A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग, है ना, उसी टाइप का ये भी है। तो इसका इसको सॉल्व करने के लिए बनाएंगे हम लोग फेजर डायग्राम। क्या बनाएंगे? फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ देखा जाए, तो आपने कहा सर ये हमारा हो जाएगा क्या, सॉरी, ये इस तरीके से, ये इधर आपका हो जाएगा आई नॉट आर। ठीक है ना, आई नॉट आर आ गया। अच्छा, आई नॉट आर है, आई नॉट एक्सएल है, तो आई नॉट आर में जो फेज है कितना है, ओमेगा टी है, और आई नॉट जो एक्सएल है इसमें जो फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। मतलब आई नॉट आर से कितना आगे है ये, आई नॉट एक्सएल पाई बाई 2 है। तो अगर आपको आई नॉट एक्सएल बनाना है तो नीचे बनाओगे पाई बाई 2 या ऊपर बनाओगे, कहोगे सर ऊपर बनाएंगे क्योंकि पाई बाई 2 लीड कर रहा है वो। ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए ये आई नॉट एक्सएल, ये भी आपका वोल्टेज है, ये भी आपका वोल्टेज। देखो वोल्टेज तो है ना आई नॉट, मतलब आई नॉट इंटू आर, करंट इंटू आर वोल्टेज है, ये भी आपका वोल्टेज है। अच्छा, इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, इनको अगर हम सम करते हैं, देखो आपको इस तरीके से ऐसे, तो आपने कहा सर सम करेंगे जो आपका नेट आएगा ये आपका, तो ये जो वैल्यू कितनी आएगी बेटा जी, ये आएगी अंडर रूट वॉट आई नॉट स्क्वायर आर प्लस आई नॉट, ये भी स्क्वायर होगा, आई नॉट एक्सएल स्क्वायर होगा। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा, आई नॉट को बाहर ले लिया, अंडर रूट व्हाट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये लिखा बेटा जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो नेट आया आपका, नेट रिजल्टेंट आपका आया, और जो नेट आपका रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल ऊपर चला गया बेटा जी, फाई चला गया। तो टेन फाई क्या होगा, क्या होगा, अपोजिट साइड आई नॉट एक्स एल अपॉन आई नॉट आर होगा, तो ये कट जाएगा। तो जो आपका टेन फाई आया वो कितना आया, एक्स एल अपॉन के आ गया आर आ गया, तो फाई की वैल्यू क्या होगी बेटा जी, टेन इनवर्स एक्स एल अपॉन आर, ये आपका फाई आ गया। तो आपको पता है ना कि वोल्टेज तो लीड कर रहा है ना, वोल्टेज कितना लीड कर रहा है, फाई एंगल से लीड कर रहा है। तो आपने ये इसका जो नेट निकाल लिया, दोनों के जो आपका ये देखो ना, ये इसका जो एम्पलीट्यूड ये है और ये है, इन दोनों का नेट निकाल लिया। तो ई को हम कैसे लिखेंगे, तो हम ई को लिखते कैसे बेटा, जो ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नेट, है ना, और साइन ओमेगा टी, और देखो आपका जो नेट रिजल्टेंट है वो फाई एंगल से लीड कर रहा है, तो प्लस फाई लिखेंगे इसको। तो ई इज इक्वल टू ई नेट कितना बेटा जी, ई नेट आपका कितना दिया है, आई नॉट अंडर रूट वॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी, और प्लस कितना फाई, फाई की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। अभी आपका आ गया वोल्टेज। ये जो वोल्टेज आपका है ये ई के, ई जो आप ई निकाल रहे हो ना, आर एल के अक्रॉस जो वोल्टेज पूरा का पूरा आएगा वो कितना आएगा, ई नॉट ई इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। इसका मतलब अगर आपका आर एल सर्किट है तो आर एल सर्किट में जो वोल्टेज है वो लीड करेगा। देखो अकेला अगर एल होता, अकेला ये आर नहीं होता,
तो वोल्टेज कितने से लीड करता, जो वोल्टेज होता वो π/2 से लीड करता। लेकिन आर के आने की वजह से ये जो वोल्टेज है करंट से π/2 से लीड ना करके कुछ एंगल से लीड करता है जिसको फाई बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने कहा कि जी साइन कितने से tan इनवर्स XL/R हो गया। ठीक है बेटा जी। अगर इसको और भी रीअरेंज करना चाहो तो आपका हो जाएगा E = I0 √R² प्लस XL², XL को बोलते हैं ओमेगा² L², ये ना, इंटू साइन वॉट ω/t प्लस tan इनवर्स ω/L/R। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं XL को ω/L के फॉर्म में लिख करके। तो ये आपका आ गया वोल्टेज अक्रॉस द RL सर्किट। ठीक है बेटा जी। और आपको पता है कि जब भी वोल्टेज को लिखते हैं हम लोग तो ऐसे लिखते हैं E = I0 इंटू इम्पीडेंस जो आएगा। अभी देखो क्या है कि आप कहते हो कि अगर मान लो सिर्फ R होता तो ये तो हट जाता, तो क्या आता I0 इंटू R, मतलब पीक करंट के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, है ना, पीक करंट के साथ। तो इसका जो ये अब ये क्या चीज़ है, ये वास्तव में कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएक्टेंसेस है। R और XL का जो कॉम्बिनेशन है वो ये आया है और इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं Z से। ठीक है ना। तो E = I0 इंटू Z, ठीक है ना, साइन ω/t अब प्लस फाई आप रख लेना, बाद में यही फाई होगा आपका, मैंने सिंपल बनाया इसको। तो ऐसे आपको लिखना पड़ता है जब भी आप लिखते हो वोल्टेज को, जहाँ पर Z क्या चीज़ है, अगर R और L सर्किट है तो जो R और L का जो कॉम्बिनेशन होगा, जैसे मान लो आपने कहा कि यहाँ पर हमारा R है और ये हमारा L है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा ये नेट, इसी को बोलते हैं Z। जो नेट आएगा, नेट इक्विवेलेंट आपका आएगा। तो आप कहोगे सर ये देखिएगा, इसको हम ऐसे बना देते हैं, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, और ये जो Z आपका होता है वो अंडर रूट क्या होता है, अगर R² प्लस XL², ये आपका इम्पीडेंस बन जाएगा। ऐसे जो भी करंट आप यहाँ दोगे तो ये आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा जी। तो इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं, ये आपका इम्पीडेंस है। ठीक है बेटा जी। तो अगर हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इस केस में, ठीक है ना, कैसे बनाएंगे बेटा जी। अब देखो यहाँ पर है ना, ये देखो मैंने बनाया है, जो ये जो मैंने बनाया ना फेजर, यहाँ से अगर I0 और I0 को हटा दीजिए तो सिंपल क्या बचेगा, ये R बचेगा, ये बचेगा आपका XL बचेगा, और ये जो आपका आएगा रिजल्टेंट, इसमें I0 हटेगा तो सिंपल क्या आएगा, R² प्लस XL² आ जाएगा। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पर R बना दिया ऐसे, ठीक है ना, और ये ऊपर क्या π/2 से लीड करता है ना, तो यहाँ हमने क्या बना दिया, XL बना दिया, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वही तो Z आएगा ना, ये जो रिजल्टेंट यहाँ से आया ये जो आपका आया Z आया, इम्पीडेंस Z = क्या होगा, R² प्लस XL², और कितना ये लीड कर रहा है इम्पीडेंस, R से फाई एंगल। तो फाई भी यहाँ से निकाल सकते हो, फाई = क्या आ जाएगा, tan इनवर्स व्हाट, XL/R। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से आप फाई और Z निकाल करके आप सीधे यहाँ पर वैल्यू में पुट कर सकते हो और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो इसको बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर I0 R है, I0 XL है, और आपका ये भी जो रिजल्टेंट आपका आएगा वोल्टेज ही आएगा, क्योंकि ये आपका इम्पीडेंस है, रिएक्टेंस है, यानी नेट रेजिस्टेंस आपका है, और इंटू I0 है। तो इस तरीके से आप इसको पॉइंट आउट कर लोगे। ठीक है बेटा जी। कोई डाउट हो तो आप पूछना बेटा जी। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से हम लोग, अगर आपको क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो वोल्टेज का इक्वेशन आप कैसे लिखोगे।
ठीक है बेटा जी। अच्छा, तो इसको आपने पॉइंट आउट कर लिया, सारी वैल्यू आपने पुट कर लिया, किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो हमसे पूछेगा वो। ओके। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपने कहा कि सर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मान लो आर है और ये हमारे पास एल सर्किट है, ठीक है ना, ऐसे। और इसमें जो हमने मान लो ऐसे लगा दिया है, ये हमारा वोल्टेज है ई है, और जिसमें जो जाएगा क्या जाएगा बेटा जी, आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट है, ये आपका आर है, ये आपका एक्सएल है, ठीक है ना। तो जो हम ओम्स ला लगाते हैं यहाँ पर है ना बेटा जी। तो देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो वो कहोगे सर यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो वी आर होगा, यहाँ पर आपका वी एल होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, देखो मैं इसमें कितनी करंट गई बेटा जी, इसमें करंट गई आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ओम्स ला लगाएंगे तो वी आर क्या होगा, व्हाट इज़ द वी आर, है ना। अगर आपको लिखना है कि इसमें वी आर कितना होगा तो आई इंटू आर होता है ना, आई इंटू आर कर लेंगे, है ना। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है बेटा जी। आई इंटू आर कर लिया तो आपने क्या रख दिया यहाँ पर, आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी कर लिया, ठीक है ना। ऐसी बात आप कर लेते हो, या तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो आप, यहाँ से बोलो आई कितना आएगा, आई इज़ व्हाट, वी आर अपॉन सिंपल आर, ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे आप यहाँ लिख सकते हो। लेकिन जब आप यहाँ की बात करते हो तो क्या यहाँ पर अगर आपको लिखना हो, आई लिखना हो, आई, ठीक है बेटा जी। देखो बेटा मैं थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से बताता हूँ आपको, इस रिलेशन को। यही चीज़ होगी अगर जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर यहाँ पर क्या लिखा आपने, वी आर इक्वल टू क्या है, आई इंटू आर लिख लिया। तो यहाँ से जो आर होगा, है ना, वो कितना होगा बेटा जी, जो आर निकालोगे वो कितना होगा, वी आर अपॉन आई होगा, ठीक है ना। या तो वी इक्वल टू आई आर लिखोगे तो, या बेटा आप इसको यहाँ से कर सकते हो ना। यहाँ पर अगर हम बात करें आई, है ना, आई आपका क्या है, वही आई साइन ओमेगा टी है ना। आई आपका टाइम वेरिंग करंट है ना, ये इसको लिखोगे वी आर अपॉन आर। तो ऐसा इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। ये तो लिखते हो ना, वी आर अपॉन आर कर देते हो। लेकिन अगर एक्स एल के क्रॉस अगर आप लिखना हो, जो आपका करंट जा रहा है ना, कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या यहाँ पर आप अगर इसके क्रॉस लिखना चाहते हो, एक्स एल के क्रॉस, तो आई इज इक्वल टू, है ना, वी एल अपॉन एक्स एल। ये नहीं लिख सकते हो आप लोग, ये गलत है लिखना, ठीक है ना। हाँ ये लिख सकते हो आप, क्या, आई नॉट इक्वल टू क्या है, वी नॉट अपॉन एक्स एल। लेकिन ये नहीं लिख सकते हो, क्यों, ये चीज़ आप क्यों नहीं लिख सकते हो, मतलब यहाँ तो लिख लिया आपने वी आर अपॉन आर, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस लिख लिया, तो करंट आ गई, टाइम वेरिंग करंट आ गई आपकी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपने करंट को यहाँ लिखना है, सिंपल करंट, जो टाइम वेरिंग, जो ये करंट इसमें जा रही है, कितना जी आई जा रही है, तो क्या उसको हम वोल्टेज अपॉन जो रिएक्टेंस है ऐसा लिख सकते हैं, तो आपको कोई बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं सर। ये आई क्या है, ये टाइम वेरिंग आई है, और ये वोल्टेज क्या है, ये भी टाइम वेरिंग वोल्टेज है, अपॉन जो रेजिस्टेंस कर लेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए ओम्स लॉ लगाने के बाद। लेकिन ये चीज़ गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो आई है, यहाँ पर जो वी एल है, ये दोनों इन दोनों का फेज सेम नहीं है, याद रखना बेटा जी। इस वाले केस में जो आई का फेज है वही वी आर का फेज है, तो सीधे वी आर अपॉन आर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, डरने की बात नहीं है अगर टाइम वेरिंग लिखना है तो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर ये टाइम वेरिंग करंट है, आई का मतलब टाइम वेरिंग करंट है, ये जो आपका आई है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि आई इज इक्वल टू, इसे आपको दिया गया है कि ये आई इज इक्वल टू वी एल अपॉन एक्सएल दिया गया ना बेटा, तो ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हो आप। मैंने बोला ना कि जब आई और वी एल ये दोनों अलग अलग फेज में हैं तो डायरेक्ट आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एक्सएल जो है वो आर की तरह नहीं है। एक्सएल क्या करता है, एक्सएल जो है आई और वी एल में फेज
डिफरेंस बना देता है। इसलिए जो है डायरेक्ट आप ऐसे नहीं ले सकते हो। ये क्यों ले सकते हो? क्योंकि आपकी अब पीक करंट है। ये क्या है बेटा जी? ये पीक करंट है। ये इसमें कहीं टाइम थोड़ी आता है। ये आई नॉट क्या है? पीक करंट है, ये वैल्यू है। तो वी नॉट भी क्या है? पीक वैल्यू है, अपॉन एक्सएल कर सकते हो, तो ये करेक्ट माना जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन एक्स एल, ऐसा भी कर सकते हो आप, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू आ गई ना आपकी। ये भी टाइम वेरिंग नहीं है, ये भी टाइम वेरिंग नहीं है, लेकिन ये टाइम वेरिंग है। इसका फेज अगर ओमेगा टी है तो इसका फेज होगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसलिए आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट ओम्स लॉ से जो पूरा का पूरा टाइम वेरिंग वोल्टेज है, मतलब ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे ऐसे कि टाइम वेरिंग करंट इज इक्वल टू वी एल टाइम वेरिंग वोल्टेज अपॉन एक्स एल। ये लिखना गलत है, कई बार ये लिखना गलत है, क्योंकि टाइम वेरिंग करंट और टाइम वेरिंग वोल्टेज एक्सएल के साथ कभी सेम फेज में नहीं होंगे, इसलिए आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। लेकिन रेजिस्टेंस वाले केस में आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है टाइम वेरिंग करंट एंड टाइम वेरिंग वोल्टेज, ये भी जो वोल्टेज टाइम वेरिंग ही तो है। रेजिस्टेंस इन दोनों में फेज डिफरेंस नहीं लाता है, सेम फेज में रखता है। इसलिए सीधे आप आर से डिवाइड करके आप करंट टाइम वेरिंग करंट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने क्या लगा दिया? इंडक्टर लगा दिया। अगर हमने क्या लगा दिया? यहाँ पर लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया। इसमें करंट, इसका कितना रिएक्टेंस है? एक्सएल है, और करंट क्या जा रही है? आई टाइम वेरिंग करंट जा रही है। और जो यहाँ पर वोल्टेज वी एल, वो भी टाइम वेरिंग है। तो सीधे डायरेक्ट आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि आई टी इज इक्वल टू क्या है? वी एल टी अपॉन एक्स एल। ये लिखना गलत हो जाएगा, डायरेक्ट इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तक दोनों वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं होंगे तब तक आप डायरेक्ट ओम्स लॉ से ये फार्मूला नहीं लगा सकते हो। यही काम होगा तुम्हारा एक्सी में होगा। अगर आपका कैपेसिटर है, ये क्या आपका, मान लो ये कैपेसिटर है, ठीक है ना, इसमें करंट क्या जा रही है? टाइम वेरिंग करंट आई टी जा रही है। इसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या बोलते हैं, इसका जो रिएक्टेंस है वो एक्सी है मान लो। तो अगर इसके क्रॉस मान लो वोल्टेज आपका वीसी आया, टाइम वेरिंग वोल्टेज यहाँ आया, तो क्या आप वीसी को ऐसा लिख सकते हो? यहाँ पे करंट को की बात करें तो क्या, अगर ओम्स लॉ लगाएं हम, तो बच्चे बोलते हैं कि सर आई ये करंट है इक्वल टू क्या है? वीसी है, टी है, अपॉन क्या हमने सीधे एक्सी लिख दिया। तो ये लिखना बिल्कुल गलत है, ऐसा आपने, क्योंकि यहाँ पर करंट और कैपेसिटेंस जो आपका वोल्टेज है अक्रॉस दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। तो डायरेक्ट आप जो है रिएक्टेंस से डिवाइड करके आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते हो। हाँ, आप ऐसा लिख सकते हो कि इसका जो पीक वैल्यू क्या है? आई नॉट है। इसका जो पीक वैल्यू क्या है? मान लो वी नॉट है या ई नॉट है, अपॉन क्या कर दोगे? एक्स। ये सही होगा। लेकिन जब टाइम वेरिंग का कंसेप्ट आएगा तो सेम फेज होना चाहिए, तभी लग पाएगा, अदरवाइज नहीं लग पाएगा। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, तो ये करेक्ट है और ये आपका इनकरेक्ट है। तो इन सब कॉन्सेप्ट को आप 1 बाई 1 लिए रहना बेटा जी। आपको जो क्या है, अगर आपने बस आपको क्या करना है, जब आपको आर और एल सर्किट दी गई है तो आपको अगर उसमें करंट दिया गया है तो आप दोनों का वोल्टेज अलग अलग निकाल करके आप उसका सम कर लोगे। सम करने के बाद क्या है, आप जो है एम्पलीट्यूड का नेट निकाल लोगे और साथ में फाई निकालोगे, कितना फाई आपका लीड कर रहा है उसको निकालोगे और इसमें पुट कर दोगे तो आपका वोल्टेज का इक्वेशन आ जाएगा। और जो आई नॉट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसको बोलते हैं जेड, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। इसका मतलब हुआ कि जितने भी रिएक्टेंसेस लगे हैं आर और एक्स एल, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो उनका नेट रिएक्टेंस आएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर होगा। इस तरह की सारी वैल्यू रख करके सॉल्व कर लोगे। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा जी, अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। तो इसमें नोट हम बनाते हैं आपको समझाने के लिए, नोट बना दिया हमने। अगर मैंने आपसे कह दिया कि आपके पास सर्किट कौन सी है, आर और एल सर्किट है, अगर आर एल सर्किट है तो पक्का है कि वोल्टेज लीड करेगा। पाई बाई 2 से तो लीड नहीं करेगा, लेकिन फाई से लीड करने वाला है, क्योंकि अकेला एल होता है तो पाई बाई 2 से वोल्टेज को लीड करा देता, लेकिन आर भी साथ में आ गया तो आर एल का मतलब वोल्टेज लीड करने वाला और करंट क्या करने वाली है, लेग करने वाली है। ठीक है बेटा जी। तो अगर आपको मैंने कह दिया कि मान लो आपको वोल्टेज दिया गया है इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल आपको दिया गया है वोल्टेज ई नॉट, ये वोल्टेज दिया गया है, तो बोलिए भैया करंट कहाँ बनाओगे? करंट इसमें आर एल सर्किट में करंट क्या होती है, लीड करती है, पाई बाई 2 से नहीं, फाई एंगल से, ऐसे।
ये बनेगा तुम्हारा आई नॉट और ये फाइव। मतलब आप समझ जाओगे इस बात को। अगर मान लो करंट आपको दिया गया इस तरीके से, ये करंट दिया गया है, आरएल सर्किट में करंट आपको दिया गया, आई नॉट दिया गया हॉरिजॉन्टल, तो वोल्टेज क्या है, पक्का है करंट लीड करता है तो वोल्टेज लैग करेगा, 5/2। तो वोल्टेज कहाँ बनेगा, ऐसे बन जाएगा वोल्टेज। तो आप इस बात को समझो बेटा जी, जो मैं बता रहा हूँ आरएल सर्किट में, बस आप अपने ब्रेन में ये चीज़ बैठा लोगे कि वोल्टेज आपको लीड कराना है, तो जो दिया हुआ है उसको बना लो हॉरिजॉन्टल। अगर आपको ई नॉट, अगर आपको वोल्टेज दिया गया है तो उसको बना लो हॉरिजॉन्टल बना लो। इसके बाद करंट को आप देखना है कि लीड कर रही है कि लैग कर रही है। और अगर आपको करंट दिया गया है तो करंट बना लो और चेक करो कि सर्किट कौन सी है। अगर आरएल सर्किट है तो वोल्टेज आपका लैग करेगा, तो किससे, 5 से करेगा। तो 5 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है 5 की वैल्यू, यहाँ आपने ये निकाला 5 ना, वैसे आप निकाल लोगे। ठीक है बेटा जी, तो आई थिंक इस बात को आप समझ गए। मैं अगली टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो मैंने आपको पढ़ाया आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में आपने देखा करंट लीड कर रहा था, और जो आरएल सर्किट है उसमें वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन पाई/2 से लीड वो नहीं कर रहा है, आर के आने की वजह से पाई/2 ना होकर के किसी फाई एंगल से लीड करेगा, वो फाई निकाल लोगे आप। ठीक है बेटा जी, इस पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब जो आपकी अगली टॉपिक होगी उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब बेटा जी आरएल सर्किट का एक सिंपल एप्लीकेशन आपका है चोक कॉइल, ठीक है ना। ये चोक कॉइल जो ट्यूबलाइट होती है, आप देखोगे अपने घरों में ट्यूबलाइट होती है तो उसके साथ एक छोटा सा बॉक्स लगा होता है, ठीक है ना, वही आपका होता है चोक कॉइल, ठीक है ना। चोक कॉइल का मतलब सिंपल कि आरएल सर्किट, आरएल सर्किट को ही चोक कॉइल कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका काम क्या है, इसका यूज़ क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपके घर में जो आप ट्यूबलाइट लाए हो, ठीक है ना, लगाने की जो ट्यूबलाइट लाए हो, वो जो ट्यूबलाइट मान लो ये आपकी ट्यूबलाइट है, ठीक है बेटा जी। ये अब अगर ये ट्यूबलाइट आपकी है, अगर मान लो ये ट्यूबलाइट जो है 20 वोल्ट झेल सकती है, या अगर इस पे अगर हम 20 वोल्ट लगाते हैं तो ये ग्लो करेगी। ये अगर इसके ऊपर लगा दिया तो ये क्या है, ये फूट जाएगी, ये काम नहीं करेगी, ये हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। तो ये ट्यूबलाइट मान लो 20 वोल्ट झेल सकती है। जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 220 वोल्ट की सप्लाई आती है ना, ठीक है ना। और जो आपकी ट्यूबलाइट होती है वो 20 वोल्ट या 30 वोल्ट ही झेल पाती है वो। तो अब आप ये जो ट्यूबलाइट आपकी है, ये ट्यूबलाइट जो है 20 वोल्ट सपोज किया झेल सकती है वो, लेकिन जो वोल्टेज पावर हाउस से आ रहा है ना, ठीक है ना, वो कितना है बेटा जी, वो जो आपका ERMS है आ रहा है वो 220 वोल्ट है। तो पक्का है ये जो आपका जो ये ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट आपकी फूट जाएगी, और हमको इसको बचाना है ना बेटा जी। तो अगर इस ट्यूबलाइट को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। वहीं पर कंसेप्ट आएगा आपका चोक कॉइल का। आप समझ गए समस्या क्या है। समस्या ये है कि हमारी जो ट्यूबलाइट है वो 20 वोल्ट पे ही काम करेगी, लेकिन हमारी जो पावर सप्लाई है वो 220 वोल्ट की है। इतना हाई वोल्टेज इसको मिलेगा तो ये फूट जाएगी, ये ख़राब हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी। तो हमें क्या करना है बेटा जी, हमें जो है कि इसको, हमें ट्यूबलाइट को सेफ रखना है। कैसे इसको हम सेव रखेंगे, है ना, उसकी हमें बात करनी है कि हमारी ट्यूबलाइट फूटने ना पाए, ख़राब ना होने पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपके पास सबसे बड़ी समझदारी ये होती है कि सर अगर यहाँ पर 220 वोल्ट नहीं झेल पाएगा तो इसके साथ क्या लगा देंगे, सीरीज में हम लगा देंगे, बोलो एक हमने लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ये जो 220 वोल्ट है इसका कुछ मान लो अगर ये 20 वोल्ट झेल पाती है तो इतना रेजिस्टेंस लगा देंगे यहाँ पर कि 200 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा और बचा हुआ यहाँ पर ड्रॉप होगा। ये जो आपका 220 वोल्ट है इसका कुछ पार्ट कितना, 200 इतना लगा दो, रेजिस्टेंस लगा दो यहाँ पर, इसका 200 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप कर जाए तो जो बचा हुआ यहाँ ड्रॉप करेगा, तो आपकी ट्यूबलाइट ग्लो भी करेगी, है ना, और आपकी बची भी रहेगी। तो हमने क्या किया, हमने
ट्यूबलाइट के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिससे कि ये बच गया, ठीक है ना। तो हमने कहा लगता है समस्या का समाधान आ गया आपको। लेकिन आपके साथ एक प्रॉब्लम क्या आ गई कि जब आपने रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है ना, तो इसमें करंट फ्लो करेगी। जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पर क्या है, हीट का लॉस होगा। जब यहाँ पर हीट का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा, कितना होगा, I² RT से ये लॉस होगा हीट का। और साथ में अगर हीट का लॉस होगा और साथ साथ में आपका जो रूम है वो गर्म होगा, क्योंकि हीट जब प्रोड्यूस होगी तो रूम आपका गर्म होगा। तो एक समस्या और आ गई कि जो रेजिस्टेंस लगा करके आप ट्यूबलाइट को बचा रहे थे, वो रेजिस्टेंस से ट्यूबलाइट तो बच गई, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एनर्जी भी लॉस हो रही है और वो जो एनर्जी है हीट के फॉर्म में आपके रूम को गर्म कर देगी। तो एक प्रॉब्लम और आ गई, ठीक है बेटा जी। तो समझदारी क्या हुई कि हमें तो इस 200 वोल्ट को कहीं न कहीं ड्रॉप कराना है सर्किट में, जिससे कि इसके पास कितना पहुँचे, सिर्फ 20 वोल्ट का वोल्टेज पहुँचे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक इंडक्टेंस भी ऐसे लगा दिया, ठीक है ना। ये आपका L हो गया, आपका R हो गया। इसको बोलते हैं चोक कॉइल। ये जो L और R मतलब रेजिस्टेंस के साथ हमने जो L लगाया, इंडक्टेंस क्यों लगाया हमने, क्योंकि जो है कि एनर्जी का लॉस कम से कम हो और हमारा रूम गर्म ना होने पाए, इसलिए हमने इंडक्टर लगाया। बताते हैं कैसे ऐसा होगा। तो इंडक्टर लगाने से फ़ायदा क्या हो बता रहा हूँ आपको। तो आपने इंडक्टर लगा दिया तो आप कहोगे सर कि इसका जो है, इसका कुछ वोल्टेज L के क्रॉस भी ड्रॉप होगा, R के क्रॉस भी ड्रॉप होगा और ट्यूबलाइट के क्रॉस भी ड्रॉप होगा। ट्यूबलाइट में आपको क्या करना है, ट्यूबलाइट में आपको सिर्फ 20 वोल्ट ही रखना है। तो L और R को सेट ऐसा करना है कि 200 इसी में डिवाइड हो, L और R में डिवाइड हो जाए बेटा जी। लेकिन जितना ज़्यादा वोल्टेज R के पास होगा उतना ही क्या है, जितना ज़्यादा R की वैल्यू बड़ी होगी उतना ही हीट प्रोड्यूस होगी। इंडक्टर जो है हीट को प्रोड्यूस नहीं करता है, इंडक्टर के अक्रॉस हीट का लॉस नहीं होता है, पहली बात। लेकिन इंडक्टर जो है ना, इंडक्टर जो है नेट इम्पीडेंस को बढ़ाएगा। अगर इसका नेट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ ड्रॉप कर जाएगा ना, कर जाएगा। यहाँ पर इसका जो इम्पीडेंस कितना होगा, Z = क्या होगा, √R² प्लस XL का स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। और आपको Z को अगर ज़्यादा रखोगे, Z को आपको अधिक रखना है। क्यों, क्योंकि अगर आपका ये Z अधिक होगा तभी तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप करेगा। 200 वोल्ट आपको यहाँ ड्रॉप कराना है तो आपका जो नेट इम्पीडेंस होगा वो अधिक होना चाहिए, तभी तो यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पर सिर्फ 20 होगा। अगर इसको आपको इसको अगर आपने कम कर दिया तो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप कर जाएगा, बढ़ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। इसलिए क्या करना है, हमको पूरा का पूरा जो उसका नेट है उसको हाई रखना है, जिससे कि मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो और जो रिमेनिंग आपका बचे थोड़ा सा, जितना हमें चाहिए 20 आपका यहाँ ड्रॉप हो तो हमारी ट्यूबलाइट बची रहेगी। ये आपका है चोक कॉइल, इसको ही बोलते हैं आपका चोक कॉइल आपका है ना बेटा जी, ये आपका चोक कॉइल है। अब देखो इसमें क्या है, अगर इसमें आपको Z को बड़ा रखना, Z को बढ़ाना है, जितना Z ज़्यादा रहेगा उतना इसके टूटने की या इसके ख़राब होने की संभावना कम होगी, पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपको Z को ज़्यादा रखना पड़ेगा। और साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि आपका रूम गर्म ना होने पाए, क्योंकि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। तो आप क्या करोगे, R को कम करोगे और L को बढ़ा दोगे। तो R को कम ही रखोगे, L को ज़्यादा कर दोगे। अगर L की वैल्यू क्या है, अगर R की वैल्यू को आपने कम रखा और XL की वैल्यू आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ज़्यादा कर दिया, तो जो नेट आपका इम्पीडेंस है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपने R को ठीक है छोटा रखा है, लेकिन XL को आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो नेट जो आपका Z तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो अगर R आपका छोटा है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा R के क्रॉस, तो हीट का भी लॉस कम होगा। ये जो सर्किट लगाते हैं ये है चोक कॉइल। जो चोक कॉइल लगा होता है ना ट्यूबलाइट में, वो यही LR सर्किट होता है। तो L इसमें जो है कि जो XL की वैल्यू क्या होती है वो ज़्यादा होती है और R की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। लेकिन नेट इम्पीडेंस को बढ़ा के रखना है, इसलिए XL की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि ये L के क्रॉस कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। जो हीट का लॉस होता है और जो हीट प्रोड्यूस होती है वो R के क्रॉस ही होती है। तो R की वैल्यू कम कर दोगे तो हीट कम से कम प्रोड्यूस होगी। तो जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई और साथ साथ
ट्यूबलाइट को आपको ख़राब होने से बचाना था तो आपने उसको बचा लिया, और जो मैक्सिमम वोल्टेज आपने एलआर सर्किट में ड्रॉप करा दिया और आर को आपने कम से कम रखा, तो लिखोगे फॉर मिनिमम लॉसेस आर शुड बी लेस एंड जो एक्सेल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये चोक कॉइल का की वर्किंग है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना था आपको, कभी कभी पूछता है आपको चोक कॉइल, तो आप इस तरीके से इसको पॉइंट आउट कर सकते हो कि जो एलआर सर्किट है वही क्या है, चोक कॉइल की तरह काम करेगा। तो ये चोक कॉइल का एप्लीकेशन आपने यहाँ देख लिया, सॉरी एलआर सर्किट का एप्लीकेशन भी आपने यहाँ देख लिया। अब किसी बच्चे को कुछ पूछना होगा बेटा जो हमसे पूछना, ठीक है ना। अब अगली टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे कि एल, सी और आर, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उनको साथ में लेकर के इम्पीडेंसेस निकालेंगे, नेट इम्पीडेंस क्या होगा उसको निकालेंगे। इसके बाद करंट और वोल्टेज को अलग अलग देखेंगे कितना कितना उसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है बेटा जी। तो ये चीज़ हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू बेटा।